हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जिसका डर था वही हुआ। 600 से 1000 के बीच बांग्लादेशी भारत में कर रहे थे घुसपैठ। जी हां, भारत पहले से ही इसकी आशंका को देखते हुए सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया था। दोस्तों, ऐसे में क्या इन बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने से रोक पाई हमारी भारतीय सेना या नहीं, बताएंगे बड़ी खबर में। तो वहीं आखिर बांग्लादेश वाले मुद्दे पर ये क्या बोल गई महबूबा मुफ्ती, हर तरफ होने लगी किरकिरी। दोस्तों, तो वहीं बड़ी खबर में बताएंगे राहुल गांधी को क्या पाकिस्तानी एम्बेसी ने भेजे हैं आम। गिरिराज सिंह ने किया बड़ा कटाक्ष, बताएंगे दोस्तों क्या है रियलिटी। तो वहीं चीन की पनडुब्बियों का बनेगा काल हिंद महासागर में नया सैन्य अड्डा। जी हां दोस्तों, तो वहीं बताएंगे कैसे पाकिस्तान ने की मदद, चीन ने की फंडिंग, और जमात इस्लामी का प्रदर्शन बांग्लादेश से कैसे शेख हसीना को बाहर भगाया गया, इसकी पूरी डीप स्टोरी आपको बताएंगे। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उद्धव ने अपने आप को महाराष्ट्र का फिर से सीएम मान लिया है। दोस्तों, बताएंगे क्या है सारी बड़ी खबरें, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह निरंतर अपने भारत देश का विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब चलते बात करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जिसका डर था वही हुआ। बांग्लादेशी 1000 की संख्या में बड़ी घुसपैठ कर रहे थे भारत में। बीएसएफ ने चालाकी से इनको खदेड़ करके भगाया। आपको बता दें, बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदू बांग्लादेशियों पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए। वे बॉर्डर पार कर भारत आना चाहते हैं। भारत में इनके घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने रोक रखा है। दोस्तों, बीएसएफ ने उन्हें सतकुरा सीमा पर रोक लिया है। ये घटना जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरूपारी पंचायत की है। बुधवार को दोपहर में 1000 से अधिक बांग्लादेशी हिंदू लोग, जिसमें अधिकतर हिंदू थे, सबकी नहीं कह सकते लेकिन अधिकतर हिंदू थे, सभी ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर बीएसएफ वहां पहुंची और घुसपैठ को रोक दी। जी हां, स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये खबर निकलकर सामने आई है। स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि एकत्रित बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने के लिए आतुर हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीमा पर खड़े हिंदू बांग्लादेशियों का आरोप है कि उनके घर और मंदिर जलाए जा रहे हैं। वो भारत में शरण लेना चाहते हैं। तो वहीं इस पार भारतीय लोग इस भीड़ से सशंकित हैं। इनका कहना है कि अगर बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर गए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में वे नहीं चाहते कि बांग्लादेशी भारत में आए। आपको बता दें, भारत साइड से भी भारतीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है देखने के लिए। हालांकि बीएसएफ ने बांग्लादेशी हिंदुओं को समझाने का प्रयास किया है। भीड़ अभी भी बॉर्डर पर ही मौजूद है दोस्तों, और बीएसएफ भी अपनी हाई अलर्ट मोड में है। जी हां, बांग्लादेश में चल रहे संकट और अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों के बीच ये आशंका थी कि अल्पसंख्यक, खास तौर पर बंगाल की और बांग्लादेश की सीमा के हिंदू भारत की ओर जरूर घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। 7 अगस्त को ऐसा प्रयास किया गया। करीब 1000 से ज्यादा की संख्या में ये लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीएसएफ ने उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में इनको आने से विफल कर दिया। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने वाला कोई भी नहीं बचा। आखिर कोई ऐसा नहीं है जो हिंदुओं का रखवाला हो, हिंदुओं के लिए खड़ा हो सके। बड़ी ही दुविधा बन चुकी है दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए। ऐसे में एक हिंदू बांग्लादेशी जान को हथेली पर लेकर इधर से उधर भटकता नजर आ रहा है। अब वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी जान को, अपनी फैमिली के जान को, अपने बच्चों के जान को, रिश्तेदारों के जान को बचा सके। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में इस बड़ी दुविधा में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, जरूर राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपका एक अच्छा विचार, आपकी एक राय हो सकता है समस्या को पलट दे। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जिस प्रकार से हसीना की सरकार होने के बावजूद भी हिंदुओं पर आक्रमण होते थे, मंदिरों को तोड़ा जाता था, बांग्लादेश में मूर्तियों को तोड़ दी जाती थी, हिंदू लोगों के घर जला दिए जाते थे। हालांकि मात्रा कम थी, लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खालिदा की सरकार में अगर विपक्षी की सरकार बनी तब हिंदुओं का क्या होगा। इन सारे मुद्दों को जहन में रखते हुए जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, आखिर ये क्या बोल गई महबूबा मुफ्ती, कहा बांग्लादेश से सबक ले युवा, यहाँ भी बेरोजगारी है, महंगाई समेत कई मुद्दे हैं। आपको बता दें आखिर ऐसा क्यों कहा महबूबा मुफ्ती ने, क्या भड़काने वाली बात कही है, बता दें। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बांग्लादेश की घटना से यहाँ के युवाओं को भी सबक लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करते हुए मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, हमें बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को सलाह देते हुए मुफ्ती ने कहा है कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है और हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश को इससे सबक लेना चाहिए। जब आपके पास एक बड़ी युवा आबादी होती है और आप उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जब महंगाई और बेरोजगारी की मार उन पर पड़ती है, तब ऐसा हालात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण कमजोर वर्ग
वर्ग के लिए अच्छा है, लेकिन ये जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। हमें बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए कि तानाशाही लंबे समय तक नहीं टिकती है और लोगों के धैर्य की सीमा आखिर टूट ही जाती है। वो इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि तब आपको भी शेख हसीना की तरह भागना पड़ेगा। जी हाँ, अब ऐसे में जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने युवाओं को सीख लेने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं सरासर अगर आप भी मानते हैं कि भारत में युवाओं को भड़काने जैसी बात कही है महबूबा मुफ्ती ने, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस सेंसिटिव मुद्दे पर, इस सेंसिटिव पल जिस समय बांग्लादेश को लेकर अभी तक कोई भी उबर नहीं पाया है, पड़ोसी देश हर तरीके से अभी सोच में ही पड़ा हुआ है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। इस बीच इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करना वाकई में भड़काने जैसा ही है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और ऐसे में महबूबा मुफ्ती की इस बात पर आपकी क्या राय होगी तो वही बता दें। राहुल गांधी को क्या पाकिस्तानी एम्बेसी ने भेजे हैं आम? गिरिराज सिंह ने कहा इनके पाकिस्तान से है नापाक रिश्ते। बता दें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस और विपक्षी दलों के भी कई सांसदों को पाकिस्तानी दूतावास ने आम भेजे हैं। अब भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ने उनको आम भेजा है। जी हां, भाजपा के लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि मैं एक बात आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का आम अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है। वहां की एम्बेसी ने राहुल गांधी बताया कि पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं। क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांग करने गए हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं, ये कहना है दोस्तों गिरिराज सिंह का। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया था कि पाकिस्तानी उच्चायोग ने 7 सांसदों यानी राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मोहिबुल्लाह नदवी, जिया उर रहमान बर्ग, अफजाल अंसारी और इकरा हसन को आम भेजे हैं। अमित मालवीय ने आगे कहा है कि कुछ लोगों को आम कौन भेज सकता है, इससे भी पहचाना जा सकता है। जैसा कि अमित मालवीय का आप ये ट्वीट भी देख पा रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी भाजपा के नेता अंकुश त्रिपाठी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के लिए लंगड़ा और चौसा आम ऑर्डर किया है। अंकुश त्रिपाठी ने लिखा कि प्रिय राहुल जी, आपको बनारस का लंगड़ा और उत्तर प्रदेश का ही चौसा आम भेज रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बनारस का लंगड़ा और उत्तर प्रदेश वाला चौसा आम पसंद आएगा। कल दोपहर में ये आपके अधिकृत आवास 10 जनपद पर पहुंच जाएगा। वैसा आपका और पाकिस्तान का आपके प्रति प्रेम जगजाहिर है, फिर भी मेरे द्वारा भेजा गया आम खाने से आपके भीतर हो सकता है तनिक देश प्रेम जागृत हो जाए। ऐसे में पाकिस्तान वाले आम वाले मुद्दे पर भाजपा ने हर तरीके से राहुल गांधी को फायर होते हुए जवाब दिया है दोस्तों। देश प्रेम जागृत होने तक की बात कह दी है। बहरहाल इस बार आपकी राय तो बनती है, तो वहीं बता दें हिंद महासागर में अमेरिका का नया सैन्य अड्डा, चीन की पनडुब्बियों का अब बनेगा ये काल। बता दें अमेरिकी हिंद महासागर में चीन को पछाड़ने के लिए एक नया मिलिट्री बेस बनाने को तैयार है। इसके लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के इलाके में स्थित कोकोस द्वीप समूह का चयन किया है। कई अमेरिकी अधिकारी इस द्वीप समूह पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का मूल्यांकन कर रहे हैं। इस मिलिट्री बेस के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बी की गतिविधियों पर नजर रखना है। चीन ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना का काफी ज्यादा विस्तार किया है। इस कारण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हितों पर संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों इसका ताजा उदाहरण फिलीपींस है, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डा होने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो वहीं बता दें शेख हसीना ने दिए थे गोली चलाने के आदेश, इसीलिए विद्रोहियों से जा मिली सेना। अब हुआ है ये नया खुलासा। इस खुलासे में कितना है दम बता दे। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट तो हो चुका है और वो अपनी जान बचाकर भारत की शरण लिए हुए हैं, लेकिन हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हालात जो बिगड़े हैं वो अलग बात है। लेकिन तख्ता पलट हुआ तो हुआ क्यों? शेख हसीना ने अचानक से बांग्लादेश छोड़ा तो छोड़ा क्यों? उसका अभी बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें हसीना सरकार के तख्ता पलट से जुड़ी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। राइटर्स ने बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया है कि शेख हसीना ने देश छोड़कर भागने से एक रात पहले सैन्य अफसरों की मीटिंग ली थी और दंगों को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। इस आदेश को सेना के अधिकारियों ने मानने से साफ इनकार कर दिया और सेना विद्रोहियों से जा मिली। जी हाँ, आधिकारिक आवास से जल्दीबाजी में भागने से एक रात पहले शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सेना प्रमुख को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। सेना प्रमुख ने अपने जनरलों के साथ बैठक में इस बात का खुलासा किया। दोस्तों नाम ना बताने की शर्त पर 2 सेवारत सैन्य अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया है कि सेना ने शेख हसीना के देश भर में सख्त कर्फ्यू लागू न करने और नागरिकों पर गोलियां न चलाने की कसम खाई। अधिकारियों ने बताया कि शेख हसीना के लिए सेना का स्पष्ट संदेश था कि वे उनके साथ नहीं है। जी हाँ, लाइव हिंदुस्तान की एक खबर है दोस्तों जिसने रिपोर्ट छापी है, हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है शेख हसीना गोली चलाने का आदेश दे सकती है?
लेकिन वहीं दोस्तों आपको हम दूसरा एंगल बताते हैं जहां पर पाकिस्तान की तगड़ी मदद, चीन की पुरजोर फंडिंग और जमात इस्लामी का भारी प्रदर्शन बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाने का ये चारों ओर से बम्पर थी प्लानिंग। बता दें बांग्लादेश की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना के तख्ता पलट की प्लानिंग का खाका लंदन में तैयार किया गया था। इस प्लानिंग में खालिदा जिया का बेटा और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शामिल थी। जी हाँ, इसकी तैयारी इतनी बारीकी से की गई थी कि बांग्लादेश की सरकार को भनक तक नहीं लगी और बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण सोमवार को शेख हसीना की सरकार गिर गई। जी हाँ, बता दें कि बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास तारिक रहमान और सऊदी अरबिया में आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत हैं। तो वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई बांग्लादेशी विरोधी हैंडलर लगातार विरोध को हवा दे रहे थे। शेख हसीना सरकार के खिलाफ 500 से अधिक नेगेटिव ट्वीट्स किए गए, जिनमें पाकिस्तानी हैंडल से किए गए ट्वीट भी शामिल थे। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का उद्देश्य हसीना की सरकार को अस्थिर करना और विपक्षी बीएनपी को सत्ता में लाना था, जिसे पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। आईएसआई के माध्यम से चीन ने भी विरोध को बढ़ाने में भूमिका निभाई और पुरजोर तरीके से फंडिंग की। अब दोनों एंगल में से आपको कौन सा एंगल सही लगता है, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या इस पर राय है, तो वहीं बता दें। इतना ही नहीं, असम और बंगाल में भी हो सकती है उथल पुथल। बांग्लादेश को लेकर सीएम हेमंत बिश्व शर्मा भी हताश और चिंतित नजर आए और बयान जारी कर दिया। बता दें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने चिंता जताई है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक तरीके से सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश एक बार फिर भारत के पूर्वोत्तर से आए उग्रवादियों का सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। शर्मा ने मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हसीना की आवामी लीग पार्टी का समर्थन करने वाले हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि 2041 के बाद पड़ोसी असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी परिवर्तनों के कारण इसी तरह की उथल पुथल पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद यानी कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने भी बयान दिया। कहा भारत में भी हो सकते हैं बांग्लादेश जैसे हिंसक प्रदर्शन। कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में चल रहे हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में भी जो हो रहा है वही भारत में भी हो सकता है। उनके अनुसार भले ही सतह पर हालात सामान्य लग रहे हो, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन संभव है। तो वहीं दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला का इंडिया अलायंस को क्लियर मैसेज। बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपना और पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि चुनावों में उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन, कोई अलायंस नहीं करेगी। अब्दुल्ला के बयान से यह साफ हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के साथ चुनाव से पूर्व कोई गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग रही थी। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग आएगा और सभी दलों से मुलाकात करेगा। वो यहाँ चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन वो भारत सरकार को रिपोर्ट करेगा और मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह फैसला करेंगे। नई हज नीति पर बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये एक धार्मिक मामला है, एक व्यक्ति अपना पैसा खुद खर्च करता है, उसे कौन रोक सकता है, क्योंकि सरकार ने हज पर सभी सब्सिडी बंद कर दी है। अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा कि कोई किसी तीर्थ यात्री को दूसरी बार अमरनाथ या बद्रीनाथ यात्रा करने से रोक सकता है। बांग्लादेश पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हसीना जी भारत समर्थक थी, लेकिन बांग्लादेशी लोग भारत समर्थक नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। जी हाँ, ये बयान थे दोस्तों फारूक अब्दुल्ला के। तो वहीं आपको बता दें उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द नोटिफिकेशन जारी करे विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट वाकई में शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग का एक दल 8 से 10 अगस्त यानी आज से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने घाटी में विधानसभा चुनाव कराने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें ताकि हम तैयारियां शुरू कर सकें। तो वहीं आपको बता दें, पहली बार रूसी क्षेत्र में घुसी यूक्रेनी सेना, क्रेमलिन में मच गया हाहाकार, दोनों पक्षों में हो रहा भीषण युद्ध। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध के करीब 2.5 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान पहली बार अब यूक्रेन की सेना रूस में घुस गई है। इससे रशिया के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में हलचल पैदा हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं में सीमा क्षेत्र में पिछले 36 घंटे से भीषण युद्ध जारी है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के दक्षिणी पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को बड़ा उकसावा बताया है। क्रेमलिन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस दूसरे दिन सीमा पार छापों का मुकाबला कर रहा है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने इस अभियान के दायरे पर चुप्पी साधे रखी है। तो वहीं बता दें, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आज लेगी शपथ। जी हां, सेना प्रमुख ने दी है जानकारी। मोहम्मद
मोहम्मद यूनुस के साथ 15 सदस्य लेंगे शपथ। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गुरुवार यानी आज के दिन 8 अगस्त को शपथ लेगी। स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे शपथ ग्रहण होगा। यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने के लिए पेरिस से गुरुवार को ही ढाका लौट रहे हैं। आर्मी चीफ ने बताया है कि वो 2 बजे तक ढाका लौटेंगे और इसके बाद रात में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, खालिदा जिया ने प्रदर्शनकारियों को शुक्रिया कह दिया और शुक्रिया अदा कहते हुए बता दिया अपना एजेंडा सुलगते बांग्लादेश को कैसे पटरी पर लाएगी। ये बड़े ही टेंशन की बात है। बता दें, जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने एक रैली के दौरान लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों का शुक्रिया अदा जताते हुए देश को मौजूदा संकट से निकालकर आगे बढ़ने की बात कह दी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे बदले की भावना से कोई काम ना करें। जिया ने कहा कि मुझे अब रिहा कर दिया गया है। मैं उन बहादुर लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने असंभव को संभव बनाने के लिए करो या मरो का संघर्ष किया। ये जीत हमें लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन के मलबे से बाहर निकालने की नई संभावना देती है। दोस्तों खालिदा जिया के इस बयान से ही आप समझ सकते हैं कि आगे के दिन कैसे रहने वाले हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लोगों के जो नेता सबसे पहले प्रदर्शनकारियों को जिन्होंने पीएम ऑफिस को ही लूट लिया उनको धन्यवाद कहती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को धन्यवाद के साथ साथ उनको बहादुर लोग तक बता रही है कि उन्होंने उसकी मदद की, लेकिन रियलिटी क्या होने वाली है वो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान को दी है बड़ी चेतावनी। ब्लिंकन ने कहा मिडल ईस्ट में हालात बिगड़े तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हां, मिडल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जहां भारी तनाव देखा जा रहा है तो वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे में अमेरिका ने मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान और इजराइल को सूचित किया गया है कि उनके बीच संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए, ये किसी के भी हित में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम मध्य पूर्व में तनाव कम करने और संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस क्षेत्र के भागीदारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उनसे बातचीत में हमने एक आम सहमति सुनी है, किसी को भी इस संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहिए। हम सहयोगियों और भागीदारों के साथ गहन कूटनीति में लगे हुए हैं। ईरान और इजराइल को संघर्ष रोकने का संदेश दिया है। तो दोस्तों वहीं बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा महाराष्ट्र के सीएम पद पर है उद्धव की नजर, कांग्रेस का समर्थन सुनिश्चित करने गए हैं दिल्ली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दावा किया है कि शिवसेना यानी यूबीटी वाली शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा का उद्देश्य मुख्यमंत्री पद की उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए कांग्रेस का समर्थन जुटाना है और वो महाराष्ट्र के किसानों, महिलाओं व युवाओं से संबंधित मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की महिलाओं, किसानों या युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। वो कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गए हैं क्योंकि वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीट पर शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राकांपा एसपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की जीत के बाद ठाकरे मंगलवार को पहली बार दिल्ली रवाना हुए थे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं से ठाकरे के मुलाकात करने और महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा करने की भी संभावना है। तो वहीं बता दें, भारत से वापस आकर तुरंत सोनिया गांधी से मिली है मनु भाकर। ओलंपिक में जीती हैं 2 मेडल। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कमाल का प्रदर्शन किया है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा मनु भाकर ने सरबजीत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बुधवार को मनु भाकर वापस भारत आ गई। इसके बाद शाम को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की है। बुधवार 7 अगस्त की शाम को ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात की। सोनिया गांधी से मनु की मुलाकात कुछ देर चली, इसके बाद वो वहां से रवाना हो गई। दोनों की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा इस मुलाकात को लेकर। तो वहीं बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आखिर क्या है, इसे क्यों ला रही है मोदी सरकार, अपने पराये के विरोधों के बीच कैसे करवाएगी पास, आपको बता दें मॉनसून सत्र के दौरान गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक यानी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने को लेकर मोदी सरकार संसद में 2 विधेयक लाने वाली है। लोकसभा में इस विधेयक को सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू पेश करने वाले हैं। पहले विधेयक के जरिए वक्फ कानून 1923 को समाप्त करने और दूसरे के माध्यम से वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। ये विधेयक पास होने के बाद वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास
अधिनियम 1995 होगा। लोकसभा सांसदों को मंगलवार रात को वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक की कॉपी दी गई थी। इससे उन्हें सदन में बहस की तैयारी करने के लिए कॉपी कंटेंट मिल जाएगा। उन्हें ये भी पता चला है कि विधेयक पेश होने के बाद वक्फ बोर्ड अधिनियम में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में बवाल और हंगामे का नया दौर शुरू होने की गुंजाइश भी है। ये आज हो सकता है। आपको बता दें आखिर वक्फ बोर्ड अधिनियम क्या है, जिनको नहीं पता। दरअसल वक्फ बोर्ड एक्ट इस्लाम को मानने वालों की प्रॉपर्टी और धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट और रेगुलेशन के लिए बनाया गया केंद्र सरकार का कानून है। इस एक्ट का मकसद है वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण, प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल काम के लिए इनका उपयोग हो सके। वक्फ अरबी शब्द है और इसका मतलब रोकना या समर्पण करना होता है। इस्लाम में वक्फ की संपत्ति एक अस्थायी धार्मिक यानी परमानेंट धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों हमने आपको वक्फ के बारे में ये सारी जानकारी दे दी है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट में कब कब बदलाव हुआ है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा जरूर। और साथ ही अब मोदी सरकार क्यों इसमें बदलाव करना चाहती है, आप जरूर बताइएगा। नहीं तो हम अगली वीडियो में, अगले खबर में आपको इन सभी सवालों के जवाब बेहद बेहतरीन तरीके से देंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो हमारी खबरों को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं उन सभी को फैमिली मेंबर होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। तो वहीं आपको बता दें राजस्थानी सीएम भजनलाल शर्मा का बहुत बड़ा बयान। कहा राज्य में 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा और बड़ा ही ग्रीनरी डिसीजन लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अगले 5 साल में 50 करोड़ पौधे यानी पेड़ लगाए जाएंगे। इनके साथ ही शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। शर्मा बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर दूदू के गडोता में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में अगर आप भी सीएम भजनलाल शर्मा जी का इन बात का, इस बयान का समर्थन करते हैं तो गुड डिसीजन कमेंट में जरूर लिखेगा। और साथ ही साथ दोस्तों जिस प्रकार से दुनिया में पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या टेक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर 5000 में प्रॉपर्टी का बंटवारा, रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ हुई खत्म। योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, यूपी में रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर योगी सरकार ने नए फैसले लागू किए हैं। अब आपको फाइल लेकर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, योगी सरकार संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए ई रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है। तो वहीं संपत्ति का बंटवारा भी अब मात्र 5000 रुपए में ही हो सकेगा। सरकार ने इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आ सकती है। योगी सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर भी बड़े बदलाव किए हैं। अब हाथ में फाइल नहीं, मोबाइल और सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट्स होना ही काफी होगा। सरकार ने संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लागू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करने पर स्टाम्प फीस भी डिजिटली ही जमा करना होगा। ऐसे में ईमेल के जरिए आवंटित तक डीड पहुंचेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफिस टाइमिंग में ही होगा। ऐसे में यह फैसला करने वाला यूपी देश का दूसरा राज्य बन गया है। अब तक ई रजिस्ट्री की सुविधा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस मुद्दे पर प्रॉपर्टी के बंटवारे, ई रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ खत्म करने वाले योगी सरकार के इस बड़े फैसले का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए दोस्तों, अलग से आप चाहते हैं कि डिटेल में हम आपको इसकी जानकारी दें, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सबसे ज्यादा कमेंट मिला इस बात के लिए तो हम अलग से डिटेल में आपको वीडियो बनाकर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।